आज के दिन हम डिफरेंट लर्निंग थीरीज को देखेंगे और देयर एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस को देखेंगे। एप्लीकेशन कहते हैं हाउ टू यूज देम, उसको कहते हैं एप्लीकेशन, जबकि इम्प्लीकेशंस कहते हैं कि इसका फायदा क्या होगा, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। इट्स अ मेन डिफरेंस। दो अल्फाज हैं, एक लफ्ज़ है एप्लीकेशन और वन इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स कि ये जो मेथड है तो इसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से यूज करना है, हाउ टू यूज इट। As far implication is concerned, if you use this particular specific theory of learning या particular steps of learning, then what will happen? What will be the outcome? इसका फायदा क्या होगा? So हम applications को भी देखेंगे, how to use them, और उसकी usefulness को भी देखेंगे कि इसका फायदा क्या होगा, implications को भी देखेंगे। Basically, there are different views regarding humans. इंसानों के मुतालिक ये आज के दिन में थोड़ी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होगी, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी अटेंटिव और कोशिश करें कि लिंक्स बनाए। जो मैं एक्सप्लेन करता जाऊं तो आप पहले जो सीख चुके हैं या अगर एक स्लाइड में आप कुछ सीखते तो दूसरे वाले के साथ लिंक्स बनाएं, क्योंकि साइकोलॉजी नीड्स बिट अटेंशन। सो बच्चों के मुतालिक जो 3 फेमस स्टेटमेंट्स हैं या इंसानों के मुतालिक जो 3 फेमस स्टेटमेंट्स हैं, so they are these 3। एक है ओरिजिनल सिन, जो मिडिवल, जिसको अगेंस्ट क्रिश्चियन बिलीफ भी कहते हैं। असल में एक क्रिश्चियनिटी बेस्ड एक बिलीफ है। ओरिजिनल को आप वो रियल को के सेंस में ना लें, बल्कि ओरिजिनल के लफ्ज को आप ओरिजिन से लें, आगाज जिसको कहते हैं। यानी इंसान का जो आगाज हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस मिडिवल बिलीफ, कि इंसान का आगाज ही खता से या गलती से या गुनाह से हुआ है। मतलब बाबा आदम ने गलती कर ली उस शजर के पास जाकर, और वहीं से हम इधर फिर भेज दिए गए। सो बेसिकली इंसान ही, यानी इंसान की जो पैदाइश है तो दैट इज फ्रॉम, इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम अ सिन, एक गलती से हुई है, एक गुनाह से हुई है। सो दे बिलीव चूंकि इंसान पैदा ही खतावार है, सो चिल्ड्रन बर्न इनटू द वर्ल्ड एज इविल बीइंग्स। तो जो बंदा भी इस दुनिया में आता है तो अपने साथ नेचुरली वो सिंस ही लेकर आता है। और इसके एक्सप्लेनेशन में देयर आर डिफरेंट आर्गुमेंट्स एंड दे से कि अगर आप छोटे बच्चे को देख ले तो अगर उसके हाथ में छुरी हो तो वो किसी को भी जख्मी कर देगा, अपने आप को भी जख्मी कर देगा। इस तरह अगर सोशल रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर ना हो तो हर बंदा जो है वो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारेगा। ही विल नॉट टेक केयर ऑफ द अदर पीपल फीलिंग्स, इमोशंस और व्हाटएवर और द बिलोंगिंग्स एक्सेट्रा। सो दे से कि नेचुरली ह्यूमंस आर सिंफुल, लेटर ऑन सोसाइटी उनको अच्छा बना देती है। तो सोसाइटी अगर अच्छी मिले तो अच्छे बन जाएंगे, अदरवाइज वो उनका ओरिजिन ही सिन से हुआ है, सो दे विल बी सिंफुल थ्रू आउट। दूसरा जो आप लोगों ने लफ्ज अक्सर सुना होगा, टेबुला रासा, जिसको ब्लैंक स्लेट भी कहते हैं और ब्लैंक टैबलेट भी कहते हैं। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय जॉन लॉक। अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो तो जॉन लॉक की थीरी है वहां पे अबाउट ह्यूमंस, और वो कहते हैं कि एज फार द लर्निंग इज कंसर्न, ही सेज इंसान की मिसाल बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की है, एक सादा सी स्लेट या प्लेट की है या कागज की है। उसके ऊपर आपकी मर्जी है कि बच्चे से जो भी आप बनाना चाहे। यानी बच्चा पैदाइशी तौर पर ना अच्छा है ना बुरा है, बल्कि आपकी मर्जी उसको आप जो भी बनाना चाहे। सेम थ्योरीज जो बिहेवियरिस्ट हैं लेटर ऑन जिनको हम पढ़ेंगे, तो वो भी कहते हैं कि इंसान को आप मोल्ड कर सकते हैं किसी भी तरफ। बल्कि इवन जॉन वाटसन साहब, तो कल भी मैंने रेफर किया था, रेफरेंस दी थी उसकी, वो तो कहते हैं मुझे बच्चे दे दे और आप मुझे बताएं कि इनसे मैं क्या बनाऊं, वही मैं आपको बना के दे दूंगा, लेकिन सारा का सारा माहौल मैं खुद क्रिएट करके दूंगा। इननेट गुडनेस जो रूसो, जिसका स्लोगन था रिटर्न टू नेचर, इनकी भी आपने फिलॉसफी पढ़ी होगी। अकॉर्डिंग टू हिम ही सेज कि चिल्ड्रन आर इनहेरेंटली गुड, सब लोग अच्छे होते हैं, इंसान पैदाइशी तौर पर अच्छा होता है। बुरा उनको माहौल बना देता है, नंबर 1, बुरा उनको हालात बना देता है। बुरा उनको जब आप डिप्राइव करते हैं किसी चीज से तो फिर वो बुरा बन जाता है। कोई भी बंदा बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन हालात उनको बुरा बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चा नेचुरली वो अच्छा ही होता है, हम ही उनको बुरा बना देते हैं। सो दीज आर द 3 एक्सट्रीम व्यूज रिगार्डिंग ह्यूमंस के आप उनको, अगर बच्चे आपके पास हैं तो एक कहता है कि ओरिजिनल सिन वाले कहते हैं कि बच्चे तो खतावार, इंसान खतावार है या खता से ही इधर आया है गलती की वजह से। सो सब के सब इंसान जो है वो गलती की तरफ माइल होते हैं।
जॉन लॉक कहते हैं कि नहीं, आपकी मर्जी से जो भी बनाना चाहो, सब ब्लैंक स्लेट, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, उसके ऊपर आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। और इननेट गुडनेस रूसो कहते हैं कि इंसान पैदाइशी तौर पर अच्छा ही है। अब डिफरेंट थीरीज हैं, लर्निंग थीरीज। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग थीरीज जो है असल में दे आर डिफरेंट अप्रोचेस। अब अप्रोच किसे कहते हैं? अप्रोच कहते हैं कि किसी चीज को किसी एक खास एंगल से देखना या किसी खास पर्सपेक्टिव से देखना। यानी मिसाल के तौर पर किसी मुल्क को आप स्टडी कर रहे हैं, मुल्क के हालात को, बल्कि एक चले छोटी सी मिसाल लेते हैं, एक इंसान को आप स्टडी कर रहे हैं, तो इंसान को या तो आप उसके सोशल सेटअप के एस्पेक्ट से या पर्सपेक्टिव से स्टडी करें, तो आपके अप्रोच सोशल हो गया। अगर आप मेंटल प्रोसेसेस जो है वो उनके चल रहे हैं, तो आपने साइकोलॉजिकल एंगल से या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बंदे को स्टडी कर दिया। इस तरह जो लर्निंग थीरीज हैं, तो इन्होंने मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव या मुख्तलिफ एंगल से इंसानों को स्टडी किया और उन मुख्तलिफ एंगल्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ अप्रोचेस की बुनियाद रखी गई। अब किस तरह से मुख्तलिफ अप्रोचेस की बुनियाद रखी गई? नाउ इफ यू लुक एट दीज थिंग्स, एक है साइको एनालिटिकल थ्योरी या साइको एनालिस्ट जो कहते हैं जिनको, एक बिहेवियरल थ्योरी है, लेकिन बिहेवियरल थ्योरी एक नहीं है बल्कि बहुत से लोगों ने बिहेवियरल थ्योरीज पेश की, सो उनको बिहेवियरिस्ट कहते हैं। तीसरी जो है कॉग्निटिव थ्योरी है, अगरचे एक कॉग्निटिव थ्योरी नहीं है, पियाजे की भी कॉग्निटिव थ्योरी है, ब्लूम साहब को हमने पढ़ा था, ब्लूम की भी कॉग्निटिव थ्योरी है, और इनको प्रेजेंट करने वालों को कॉग्निटिविस्ट कहते हैं। इस तरह से सोशल लर्निंग, सोशल थियरिस्ट उनको कहते हैं। So these are the different angles or perspectives from which humans are studied, that how they learn. Now if you look at these words, अब psychoanalytical theory जो है या theorist, इनके जो theorist हैं, so they will be studying human minds, और जो social expectations होती है इनके बीच में जो टसल है, तो अगर इंसान को कोई शख्स मेंटल प्रोसेसेस और सोशल एक्सपेक्टेशंस और इनके बीच में इक्विलिब्रियम लाने के लिए अगर कोई इस एंगल से, इस पर्सपेक्टिव से बच्चों को स्टडी कर रहा है, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड साइको एनालिस्ट। और वो जो थ्योरीज उन्होंने प्रेजेंट की है, तो दे आर कॉल्ड साइको एनालिटिक थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरीज किस एंगल से देखते हैं बच्चों को? वो देखते हैं कि हाउ stimulus, how incentives, how punishment, etc., they change or affect the learning process. जो learning process है, तो किस तरह से incentives, किस तरह से gifts वगैरह, किस तरह से stimulus वगैरह learning process को मुतासिर करती है, तो इन्होंने इस एंगल से देखा। यानी एक एसोसिएशन कायम कर ली लर्निंग की incentives के साथ या stimulus के साथ। जो कॉग्निटिव थियरिस्ट हैं या कॉग्निटिविस्ट है, तो इन्होंने देखा कि हाउ वी एक्वायर नॉलेज या इंटेलिजेंस किस तरह से बढ़ती है, या स्किल्स वगैरह हम कैसे सीखते हैं, या नॉलेज हम किस तरह से एक्वायर करते हैं। सो द कॉग्निटिविस्ट फोकस ऑन दैट। एज फार सोशल लर्निंग थियरिस्ट आर कंसर्न, जो सोशल लर्निंग थियरिस्ट है, दे फोकस ऑन कि हाउ सोसाइटी मोल्ड्स अ पर्सन। सोसाइटी या एनवायरनमेंट किस तरह से बच्चों को मुतासिर करती है। नाउ दिस वन, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं, दिस वन में कंफ्यूज यू। सो बिहेवियरिस्ट में स्टिमुलस रिस्पांस को शामिल करके किस तरह से लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, दे आर फोकसिंग ऑन दिस वन। And this one is totally depending or focusing on how the environment, just the environment, the learning environment, the social environment affect the learning processes. So here concluding we can say कि psychoanalyst ये देखते हैं कि जब बच्चा learning कर रहा हो या whatever he is responding, या किसी बच्चे के मुतालिक हम कोई राय कायम करते हैं, सो वो इस बेस पे कायम करते हैं कि उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और हमारी एक्सपेक्टेशंस उस बच्चे से क्या है। इसी के बेस पर अगर हम किसी बंदे के मुतालिक कहते हैं कि he is unfit for the society, why is he unfit for the society? Because उसके अपने
ज़हनी प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस कुछ और हैं, वो सोचता बेचारा कुछ और है, और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन उससे कुछ और है, तो सोसाइटी कहते हैं कि दिस पर्सन इज अनफिट फॉर अस। दूसरे बंदे के लिए कहा जाता है कि दिस पर्सन इज फिट फॉर द सोसाइटी। व्हाई? क्योंकि उस बंदे की सोच और जो सोसाइटी की डिमांड है वो बिल्कुल दे आर इक्वल टू ईच अदर्स। So that's why now I think this is clear to you कि what is psychoanalytic theory। अब डिटेल में देखते हैं कि साइकोएनालिटिक थ्योरी को देखेंगे, एक बिहेवियरल थ्योरी को देखेंगे, एक कॉग्निटिव को और एक सोशल लर्निंग थ्योरी को। अगर इस स्टेज पर आपसे किसी में कोई सवाल है सो आई विल बी हैप्पी। आप दोनों के पास 1-2 मिनट है अगर कोई सवाल करना चाहे तो, क्योंकि यही से हम बेस बना रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको क्लैरिटी नहीं आई तो लेटर ऑन को क्लैरिटी नहीं आएगी। इफ ओके देन ओके। ओके, थैंक यू। अब जाते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी की तरफ। व्हाट इज दिस साइको एनालिटिक थ्योरी? जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ओके थैंक यू, चैट बॉक्स में है कि इट्स क्लियर। शुरू में मैंने कहा था, अभी दोबारा कह दूं कि आई नीड योर फुल अटेंशन टुडे, क्योंकि इट्स सच अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी इज इन्वॉल्व्ड टुडे। जो साइको एनालिटिकल, साइको ज़हनी प्रोसेसेस और एनालिसिस से निकला है, यानी मेंटल प्रोसेसेस की एनालिसिस करना, ये थ्योरी है। और जिस तरह मैंने बता दिया कि इसका फोकस किस चीज पे है, the children move through various stages confronting conflicts between biological drives या mental processes and social expectations। और उसकी मिसाल मैंने आप लोगों को दे दी कि एक बंदा, हम कहते हैं ये इस माहौल में फिट नहीं है। वाई फिट नहीं है? कि उस बेचारे की अपनी सोच और जो सोशल एक्सपेक्टेशंस है उनके बीच में बहुत ज्यादा फर्क होता है। या हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि इट इज, जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ये बैलेंस पैदा करती है इमोशंस और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बीच में। नाउ हाउ टू डेवलप दिस बैलेंस बिटवीन इमोशंस एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, उनके जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उनके और सोशल सोसाइटी की जो डिमांड है उनके बीच में किस तरह से बैलेंस कायम करेंगे। सो दिस साइको एनालिटिक थ्योरी इज फोकसिंग ऑन दैट वन। जो सबसे मशहूर थ्योरी है, इट इज ऑफ सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने एक पेपर लिखा जिसका नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1899 में, और उसी के अंदर उन्होंने 3 डिफरेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर ली। 3 डिफरेंट एंगल से इंसानों के मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया। कौन सा था? नंबर 1 था लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, एंड नंबर 3 psychoanalytical developmental stages। So 3 areas उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली। नंबर 1, levels of consciousness। आई एम रिपीटिंग, 3 different areas को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 3 different areas are over there of the mental processes। और वो कौन सी है? एक है levels of consciousness, the other one is structure of personality, personality जो हमारी बनती है तो वो, और तीसरी साइको एनालिटिक और डेवलपमेंटल स्टेजेस। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस से मुराद ये है, एक आप लोगों ने, बल्कि लेट मी शेयर विद यू पीपल, इंसान की जिंदगी का वो एक पहलू वो होता है जिसका उसको खुद भी पता होता है और मुआशरे को भी पता होता है, यानी आपको भी पता है उस जिंदगी, आपके लाइफ पर्सपेक्टिव का, और सोसाइटी या लोगों को पता है। दूसरा पहलू वो है जो आपको तो पता है लेकिन सोसाइटी को नहीं पता। तीसरा पर्सपेक्टिव वो है जो कि आपको नहीं पता लेकिन सोसाइटी को पता है। और चौथा वो है कि ना आपको पता है और ना सोसाइटी को पता है कि व्हाई यू डू दीज थिंग्स। व्हाटएवर यू डू, व्हाटएवर एक्शन यू टेक, इफ you know why am I doing it, then it means for that actions you are consciousness, or that action is in your consciousness। आप किसी मिसाल के तौर पर अगर आपसे मैं पूछूं कि ये फला बंदा आपको क्यों कर अच्छा लगता है, and you can say that I like this person because of these things,
It means it's in your consciousness. आपको फला चीज क्यों करना पसंद है और फौरन से आप मुझे बता दें कि I don't like this thing because of this thing. I like this thing because of this thing. So if you, without thinking, can say that why you behave like this, why do you like a thing like this, why do you hate someone or something like this, and suddenly or without thinking you tell me that it's because of this. इसका मतलब ये है कि वो अमल आपका आपके कॉन्शियसनेस में है. दूसरा वो अमल है या दूसरी वो फीलिंग्स है या दूसरी जिंदगी का वो पर्सपेक्टिव है जिसके मुतालिक अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई इज इट सो, तो फौरन से आप मुझे जवाब नहीं दे सकते या नहीं दे सकती, लेकिन यू थिंक फॉर अ व्हाइल एंड देन रिकॉल और फिर मुझे बता देते हैं कि ओके सर, इट्स द रीजन दैट आई लाइक दिस थिंग. फौरन से नहीं, बल्कि आपके बैकग्राउंड में या पास्ट में, बल्कि नियर पास्ट इसको कहते हैं, नियर पास्ट में कोई ऐसी चीज थी जो आपको याद थी कि इस वजह से ये बंदा मुझे पसंद है, ये चीज मुझे पसंद है, इस चीज से मुझे नफरत है, वगैरह वगैरह, या ये मेरा कंसेप्ट है, इस बंदे को इसलिए मैं पसंद करता हूँ, नापसंद करता हूँ, वगैरह वगैरह. सो जो दूसरा सवाल था मेरा जिसके मुतालिक आपको सोचना पड़ा और सोच के बाद फिर रिस्पॉन्ड देना पड़ा, दैट इज इन यूर प्री कॉन्शियसनेस. इसको सब कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, लेकिन चूंकि सिगमंड फ्राइड ने प्री कॉन्शियसनेस का लफ्ज इस्तेमाल किया है और लेटर ऑन इसको सब कॉन्शियसनेस का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया गया है. नंबर थर्ड इज अनकॉन्शियसनेस. Unconsciousness is that behavior about which if I ask you that why are you doing it so, you may never be able to satisfy me or to give me answer or respond that why are you doing it so. लाख आप सोचे लेकिन you will never be able to justify or satisfy the answer that why you behaved like that. It means that that thing was in your unconsciousness. If you look at the mentally retarded persons, अगर आप mentally retarded लोगों को देखें या जो special children होते हैं या जो ज़हनी तौर पर आसान अल्फाज में के माजूर लोग होते हैं या जो psycho cases वगैरह होते हैं, तो उनसे आप पूछे कि why are you screaming, चीखती क्यों हो, चिल्लाती क्यों हो, चिल्लाती क्यों हो, they will never be able to answer you that why they do such things. असल में वो चीज उनके अनकॉन्शियसनेस में होती है. अनकॉन्शियसली वो इस तरह से करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होता, जिनका उनको पता भी नहीं होता. और इस अनकॉन्शियसनेस को मालूम करने के लिए then we take them to the psychiatrist and then after the proper treatment because they know scientifically फिर देख लेते हैं कि what are the reasons then. So यहाँ से जो एक चीज हमारे पास आ गई कि whatever we do according to Sigmund Freud, they can be placed at 3 levels. हम जो भी अमल करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी हमारी राय होती है, जो भी हमारी ओपिनियन होती है, चाहे लाइक्स डिसलाइक्स के मुतालिक हो, किसी इंसान के मुतालिक हो, किसी नजरिए के मुतालिक हो, सो बाज़ चीज़ें जिनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, जिनके पास हमारे पास प्रूफ होती हैं, दे आर इन आवर कॉन्शियसनेस. अगर वो हमें पता ना हो लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस देकर, दिमाग पे बोझ डालकर, पास्ट इवेंट्स को लिंक बनाकर फिर हम बता दें कि वी आर डूइंग दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, तो उनकी प्री कॉन्शियसनेस में है, हमारी प्री कॉन्शियसनेस में है. और बाज़ औक़ात हम ऐसा रवैया अपना लेते हैं जिनका हमें खुद पता नहीं होता कि व्हाई आर वी डूइंग दीज थिंग्स, असल में वो हमारी अनकॉन्शियसनेस में होती है. नाउ लुक एट द सेकंड वन. I think this consciousness is clear to you now. If you have any question, you can ask me. Chat box में अगर कोई सवाल अगर आप नहीं तो chat box में आप लिख लें. I will respond there then. If clear, then just write clear, and I will go ahead then. Thank you. Okay, so it's clear. It will be a great achievement कि अगर आज के दिन में ये concepts आप लोगों को बिल्कुल clear करके समझा दूँ. I will be really happy. So these are 3 levels of consciousness. अब structure of personality को देखते हैं. In personality, what is personality का definitions बहुत ज़्यादा है, लेकिन how we respond in different situation, that is our personality.
सिचुएशंस में हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर ये एक एंगल है, हाउ वी लुक, हाउ वी टॉक, हाउ वी बिहेव, हाउ वी रिस्पॉन्ड, these four things when joined together it makes our personality. लेकिन ये तो जनरल डिफिनीशन थी. अब सिगमंड फ्राइड साहब के एंगल से अगर हम देखें, सो ही सेज कि पर्सनैलिटी 3 चीजों से बनती है, या 3 डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि पर्सनैलिटी बनाती है, या हम ये कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं, या ये कह सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को 3 डिफरेंट चीजें अफेक्ट करती हैं. नंबर 1 is called its, number 2 is called ego, and number 3 is called super ego. I request कि आप जो remaining contents उनकी तरफ बिल्कुल ना देखें. I will explain each and every point to the people. Its को कहते हैं हैवानी जिबिल्लत को कहते हैं, या एनिमल इंस्टिंक्ट इसको कहते हैं. हर इंसान के अंदर एक एनिमल होता है. इसकी एक सिंपल मिसाल ये है कि इंसान, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो ही डजंट केयर अबाउट हिमसेल्फ और अबाउट द अदर्स. अगर उसके हाथ में कोई भी डेंजरस चीज आ गई, चुरी वगैरह आ गई, तो अपने आप को भी जख्मी कर देगा, किसी और को भी जख्मी कर देगा. नंबर 1. नंबर 2, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र होती है. वो ये नहीं देखता कि मेरे इस अमल से दूसरे को नुकसान क्या होगा, या इस चीज को अगर मैं ले लूं तो दूसरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा वगैरह. जस्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ. इफ अ पर्सन इज थिंकिंग जस्ट अबाउट हिमसेल्फ, देन दैट पर्सन इज कंट्रोल्ड बाय इट्स, जिसको हैवानी जिबिल्लत भी कहते हैं या एनिमल इंस्टिंक्ट भी कहते हैं. 2 किस्म के इंस्टिंक्ट्स होते हैं. ये हैवानी 2 किस्म के इंस्टिंक्ट्स होते हैं. वो कौन कौन से हैं? इंस्टिंक्ट्स आर द स्टिमुलस. एक को कहते हैं इरोस और एक को कहते हैं थेनाटोस. इरोस कहते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट और थेनाटोस को कहते हैं डेथ इंस्टिंक्ट्स. लाइफ इंस्टिंक्ट से मुराद ये है कि ये जो इंसान जिसको पर्सनल प्लेजर जो है, यू कैन सी ओवर हियर प्लेजर प्रिंसिपल्स, इसको लेटर देखेंगे, जिसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी वो जो भी काम करता है सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए करता है, और जिंदा रहने के लिए या सर्वाइवल के लिए करता है कि मेरे लिए जो चीज जरूरी है, मेरे लिए लाइफ के लिए जो चीज जरूरी है, बस वो मैं करूं, बाकी दुनिया बाढ़ में जाए. सो इट इज कॉल्ड इरोस. And another one is death instinct. When he start thinking about killing others or murdering others or destroying others, death को सिर्फ death के इंस्टिंक्ट में नहीं, दूसरों को डिस्ट्रॉय भी कर लूं, लेकिन मुझे मेरा मकसद, मुझे मेरी खुशी मिल जाए, so that person is controlled by thanatos. अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लेजर के लिए देखता है, अपनी लाइफ के लिए देखता है कि मैं सर्वाइवल कर लूं, मैं जिंदा रहूं, अपनी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूं, और सेल्फिश बंदा हो जाता है, जब जो बंदा सेल्फिश होता है तो उसको इरोस कहते हैं, और जो दूसरों को इवन डिस्ट्रॉय करके अपना मकसद हासिल कर दे, तो इस बंदे को के लिए जो इंस्टिंक्ट जो इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड थेनाटोस. असल में इट्स को वो लोग कंट्रोल करते हैं, या उन लोगों को इट्स कंट्रोल करता है जो सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं. प्लेजर प्रिंसिपल्स ये मुराद ये है कि कौन सी चीज वो है जो मुझे खुश करेगी, कौन सी वो चीज है जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी. यानी दूसरों का ख्याल रखने की बजाय, दूसरों के मुतालिक थिंकिंग की बजाय, जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज ओन प्लेजर, अपनी हैप्पीनेस के मुतालिक जो इंसान सोचता है तो उस इंसान को इट्स कंट्रोल करता है. और इट्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड, इट इज द एनिमल इंस्टिंक्ट. ईगो. अब बाज लोगों को तो इट्स कंट्रोल करते हैं, जो दरिंदे होते हैं, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं. ईगो वाले लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको रियलिटी प्रिंसिपल्स कंट्रोल करते हैं. यानी इनके अंदर भी वो इट्स है, लेकिन इट्स के अलावा ये लोग सोचते हैं कि व्हाट इज परमिटेड बाय द सोसाइटी, व्हाट इज परमिटेड बाय द लॉ, व्हाट इज परमिटेड
by the religion, what is permitted by the family वगैरह वगैरह। यानी ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बिलीव करते हैं कि सोसाइटी ने मुझे किस चीज की इजाजत दी है तो वो मैं करूं, इसके अलावा कानून ने किस चीज की इजाजत दी है उसके अकॉर्डिंगली मैं काम करूं, इसी तरह मजहब ने मुझे किस चीज की इजाजत दी है वो मैं काम करूं। तो दे आर बिलीविंग इन रियलिटी प्रिंसिपल्स कि whatever the norms, whatever the rules and regulations, I will follow them rather than just following my own mind, my own pleasure at all. So I think now the difference is clear कि ये लोग personal beliefs या पर्सनल सेटिस्फेक्शन पे यकीन रखते हैं, और इन लोगों की भी बहुत ज्यादा, अगरचे हर इंसान की ख्वाहिशात होती हैं कि सब कुछ उसका हो जाए, लेकिन दीज पीपल थिंक दैट नो, अगर मजहब ने, अगर सोसाइटी ने, अगर कानून ने इजाजत दी है आई विल डू, अगर नहीं दी है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। सो जो लोग उसूल पसंद होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय ईगो। अब सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो is it exists in those people who believe in moral principles. जो moral principles पे believe करते हैं so they are controlled by ego. बाज़ औक़ात मजहब भी आपको इजाजत देता है, कानून भी आपको इजाजत देता है, सोसाइटी भी आपको इजाजत देता है कि आप कर ले, लेकिन आपका ज़मीर जो है, जिसको कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियंस, ये कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियंस है। कॉन्शियस मीन्स ज़मीर, लेकिन ज़मीर बंदे को मलामत करती है कि नो, अगर ये मैं काम कर लूँ, अगरचे मुआशरे की तरफ से इजाजत है मुझे, लेकिन अगर ये मैं काम कर लूँ तो मेरा ज़मीर मुझे सारी जिंदगी मलामत करता रहेगा। सो दीज पीपल आर कंट्रोल्ड बाय सुपर ईगो। अब एक सिंपल मिसाल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ईगो, सुपर ईगो और इट्स एक ही बंदे के अंदर किस तरह से होंगे। इफ देयर आर two, you should say two brothers, okay, there are two brothers, और कानून कहता है कि इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, चाहे जायदाद की हो चाहे पैसों की हो वगैरह, लेकिन एक भाई जो है दूसरे भाई का हक भी छीन लेता है। इसका मतलब यह है कि जो भाई दूसरे भाई का हक छीन लेता है, दिस पर्सन इज कंट्रोल्ड बाय इट्स, हैवानी जिबिल्लत इसके अंदर है। लेकिन अगर दो भाई मिल बैठकर आपस में फैसला कर ले कि कानून, लॉ, रिलीजन वगैरह कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो चले आधी आप ले ले और आधी मैं ले लूं, सो दे आर कंट्रोल्ड बाय ईगो, बोथ ऑफ देम। लेकिन सुपर ईगो ये है कि दोनों भाई बैठ जाएं, एक कमजोर है और एक ताकतवर है, एक के पास बहुत कुछ है, एक दूसरे के पास इतना ज्यादा नहीं है। ये जो ताकतवर भाई है ये सोचे कि मेरे पास तो अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, क्यों करना, मैं अपना हिस्सा भी इस बंदे को, इस भाई को दे दूं, चलो, क्योंकि मॉरली वो गिल्टी फील कर रहा है कि मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया हुआ है, मेरा भाई जो है कमजोर है, तो चले अपने जायदाद में जो भी हिस्सा है वो भी मैं इनको दे दूं। अगरचे कानून कहता है कि आप हकदार है, ले सकते हैं, मजहब भी कहता है आप ले सकते हैं, लेकिन उसका ज़मीर उसको मालूमात करता है कि नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, आई विल गिव माय ओन शेयर टू माय वीकर ब्रदर आल्सो। सो इस बंदे को सुपर ईगो कंट्रोल करता है। सो some people are controlled by its, some people are controlled by ego, and some people are controlled by super ego. जिनको इट्स कंट्रोल करते हैं दे बिलीव इन प्लेजर प्रिंसिपल्स, जो इनको ईगो कंट्रोल करता है दे पीपल बिलीव इन रियलिटी प्रिंसिपल्स, और जो सुपर ईगो है तो दे आर कंट्रोल्ड बाय मॉरल प्रिंसिपल्स। नाउ साइको एनालिटिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस को देख लेते हैं। There are these 5 stages of psychoanalytical development. Stage number 1 is called oral stage, जो 0 यानी बर्थ से लेकर 18 या 1.5 years तक जारी है। Anal stage 1.5 साल से 3 साल, Felix stage 3 to 6 years, latency stage 6 to 12 years, और जो genital stage है it's lasts from 12 to 60 years. ओरल स्टेज इज द वन, 1.5 साल तक जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या है कि वो किसी चीज को मुंह में डाल लें, माउथ से रिलेटेड जो सेटिस्फेक्शन है, यानी उनके लिए जो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या है कि वो चीज को मुंह में डाल ले, चूस ले या खा ले वगैरह वगैरह। सो एट दिस स्टेज वी हैव टू फोकस ऑन द ओरल सेटिस्फेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन।
इस स्टेज पर बच्चे को अगर आपने ज्यादा खिलाना शुरू कर लिया सो लेटर ऑन इट विल अफेक्ट हिज पर्सनैलिटी, अगर कम खिलाया उनको जरूरत हुई तो लेटर ऑन आप देखेंगे कि वही चीजें रिफ्लेक्ट होंगी उनकी पर्सनैलिटी में। ये जब हम मुख्तलिफ स्टेजेस को पढ़ लेंगे वहां पर फिर कंक्लूजन पे जाएंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ओरल स्टेज या किसी भी स्टेज पर अगर आपने बच्चे को डिप्राइव कर लिया सो लेटर ऑन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ दैट डिप्राइवेशन ऑन हिज पर्सनैलिटी। सो इस स्टेज पर, ओरल स्टेज पर, उनकी जो माउथ से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन है दैट इज द ओनली थिंग, यानी बच्चा कहता है कि बस जो भी मिले उनको उसको चूस ले या खा ले। एनल स्टेज इज द नेक्स्ट वन। यहाँ पर बच्चे की सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये है कि वो अपने यूरिनेशन यानी पेशाब वगैरह को बच्चा उसको कंट्रोल कर ले। यानी वो अगर छोटा बच्चा है, 3 साल के बच्चे आपने देखे होंगे कि वो अगर उनके कपड़े अगर अपने गंदे ना कर लें तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगर उनके कपड़े गंदे रहें या गंदे हो जाएं so they feel bit distressed. That's why this age is also called anal stage. So cleanliness of the body at this stage gives them the most pleasure. सबसे ज्यादा प्लेजर जो उनको मिलता है किस चीज से कि वो उनकी बॉडी क्लीन रहे। अगर इस स्टेज पर बच्चे को आपने साफ सुथरा नहीं रखा और ज्यादा देर तक गंदगी में रखा so later on you will see कि ये बच्चा सारी जिंदगी नीट एंड क्लीन कभी भी नहीं रहेगा, according to Piaget, according to Sigmund Freud। लेकिन अगर आपने इस टाइम उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा, उनकी सफाई सुथराई का, टाइम पर, यानी उनको गंदगी में नहीं रखा बल्कि टाइम पर कपड़े वगैरह चेंज करते रहे, so later on you will see कि बच्चा खुद ही अपना केयर करना शुरू कर देगा and later on you will see he will be or she will be a neat and clean one। Third one is the phallic stage। So oral stage में माउथ के जरिए सेटिस्फेक्शन थी और सेटिस्फेक्शन एनल स्टेज में ये है कि वो या तो अपने पेशाब वगैरह को कंट्रोल कर ले और या ज्यादा अपने आप को गंदा ना कर ले। फेलिक स्टेज को इसको एडिपस स्टेज भी कहते हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर के लोग हैं दे नो एडिपस लव। फेलिक स्टेज इज द वन वेयर द बॉय start loving the mother more as compared to his father and the girl start loving more her father than the mom। यानी जो ऑपोजिट जेंडर है तो उसके साथ एफिलिएशन कायम करना शुरू कर लेता है इस स्टेज पर। 3 साल से 6 साल के जो बच्चे होते हैं सो इट्स द स्टेज, दीज आर डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये वो स्टेज है जहां पर अगर बच्ची हो तो वालिद साहब के साथ उनकी ज्यादा एफिलिएशन होती है और अगर बच्चा हो तो माँ के साथ उनकी एफिलिएशन बहुत ज्यादा होती है। सो इफ दे रन टूवर्ड्स यू सो गिव देम लव एंड कीप देम क्लोज टू योरसेल्फ, क्योंकि अगर इस स्टेज पर माँ ने बेटे को और वालिद ने बेटी को टाइम नहीं दिया, इट विल be reflected in her later life very prominently, very clearly। इसके रिफ्लेक्शन फिर आपको नजर आएगी, वो जब हम आखिरी स्टेज पे जाएंगे वहां पे फिर कंक्लूड कर देंगे कि किस तरह से। So it is the stage where they tends to go into the arms of the opposite gender, लेकिन पेरेंट्स के अंदर। अब लेटेंसी स्टेज कौन सी है? लेटेंसी स्टेज वो है 6 to 12 years, जहां पर बच्चा माँ की गोद से और बच्ची बाप के गोद से निकलकर अपने अपने जेंडर के साथ मिक्स होना शुरू कर देते हैं और दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड गैंग स्टेज। गैंग स्टेज इन द सेंस कि जो बच्चे हैं अगर बॉयज हैं तो घर के अंदर या मोहल्ले के अंदर जो बॉयज हैं तो उनके साथ मिक्स होना शुरू कर लेते हैं, अगर लड़कियां हैं तो वो इस स्टेज पर वो लड़कियों के साथ खेलना कूदना शुरू कर लेते हैं। So that is, it is called the latency stage। Now over here you can see another thing also कि इस स्टेज पर अपने बच्चों को इतने ज्यादा आप रिस्ट्रिक्ट ना करें कि वो किसी से ना मिले, क्योंकि अगर इस स्टेज पर उनको अपने जेंडर के बच्चे नहीं मिले later on it will also be reflected in his or her life। The last one is genital stage। Genital stages from 12 to 60 years and it is the one। यहाँ पे देखें अपोजिट जो जेंडर था तो उनके साथ उनकी एफिलिएशन ज्यादा डेवलप हो रही थी,
اور यहाँ पर जो सेम जेंडर था तो उनके साथ एफिलिएशन डेवलप हो रही थी। जेनिटल स्टेज इज द वन, यहाँ पर वंस अगेन ये जो स्टेज है ये रिफ्लेक्ट होती है, और जो बॉयज हैं तो दे लुक फॉर द अपोजिट जेंडर, द गर्ल्स, एंड गर्ल्स लुक फॉर द बॉयज, एंड इन देयर कंपनी दे फील मोर सेटिस्फेक्शन, या उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी कंपनी में बैठ जाएं। इसी तरह से इस स्टेज पर, किसी भी स्टेज पर कोई भी चीज अगर मिस हो गई है, इट इज रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। किस तरह से? अगर खाने पीने का ख्याल नहीं रखा, अगर उनके जो जुबान या टेस्ट की सेटिस्फेक्शन थी या माउथ की जो सेटिस्फेक्शन से अगर नहीं हुई, तो इस स्टेज पर इट विल बी रिफ्लेक्टेड क्लियरली। इस तरह से अगर इस स्टेज पर आपने नीट एंड क्लीन बच्चे को नहीं रखा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड एट दिस स्टेज क्लियरली। इस तरह से अगर माँ का प्यार नहीं मिला बेटे को और बच्ची को बाप का, तो यहाँ पर देखेंगे कि दे विल नॉट बी एबल टू नो हाउ टू लव देम। और लेटेंसी स्टेज पर यह है कि अगर उनको प्रॉपर दोस्त यहाँ पे नहीं मिले, तो इस स्टेज पर देखेंगे कि अब चाइल्ड विल बी हेजिटेंट, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ज्यादा लो होगा, एंड दे विल बी अनएबल टू बिकम मोर सोशल। ओके, सी यू आफ्टर। अब बिहेवियरल और सोशल लर्निंग थ्योरीज को देखते हैं कि बिहेवियर किस चीज पे बिलीव करते हैं। They say that the environment and the nurturing greatly affect the growth of the children. So how it affects the growth of a children then? Now let's look at these. Behaviorism. It was developed in response to psychoanalytical theory, जहाँ पर था कि mental processes होते हैं और कुछ social expectations होती है, और उसी के बेस पर हम बंदे के मुताबिक कहते हैं। यानी इवन अगर एड्स का लफ्ज़ किसी बंदे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सो इट इज क्योंकि हम कहते हैं बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव करता है, सो एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट, और उनके जहनी प्रोसेसेस को हम देखते हैं। लेकिन दिस है कि हम किसी बंदे के मेंटल प्रोसेसेस को नहीं देख सकते, हम सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं तो उनको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, वी कैन नॉट जज or understand what's going on inside the mind of an individual. What we see the observable behaviors. तो observable behaviors को हम देखते हैं, और उसी के बेस पर इस लफ्ज़ behaviorism was also coined, और इसके जो views थे that became dominant in 1920s to 1960s. जो prominent behaviorist है, it's John Watson. जो जॉन वाटसन है तो इनको फादर ऑफ अमेरिकन बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम कि चिल्ड्रन आर पैसिव बीइंग्स, और आपकी मर्जी है, दे कैन बी मोल्डेड बाय कंट्रोलिंग द स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएशन। इस तरह कि मैंने शुरू में बताया कि बिहेवियरिस्ट बिलीव इन द स्टिमुलस रिस्पांस और इंसेंटिव्स, कि इसके जरिए से आप बच्चे से कुछ भी बनवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। Now these are the two theories which we are going to discuss. एक को जो behaviorist theories हैं, एक पावलोव की है जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, और एक B.F. स्किनर या बोरिस फ्रेडरिक स्किनर भी उनको कहते हैं, उनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। Now what does they say about behaviorism? Pavlov, he was a Russian psychologist जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए डॉग्स पे, और आपको ने पढ़ा होगा लाजमन, बल्कि मुख्तसरन मैं यहाँ पे बता दूं कि उन्होंने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए। डॉग्स पे क्या एक्सपेरिमेंट किया कि डॉग्स को वो फूड दिखाते थे, और जो ही वो फूड को देखता था डॉग, तो उनके मुंह से सेलिब्रेशन शुरू हो जाती थी या लुआब आना शुरू हो जाता था। तो उन्होंने जो फूड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दैट वाज अनकंडीशनल स्टिमुलस, और जो सेलिब्रेशन आती थी उनके मुंह से जो लुआब निकलता था, दैट वाज कॉल्ड अनकंडीशनल रिस्पांस। इसको UCR भी कहते हैं और US भी कहते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस। फिर एक वक्त आया कि फूड के साथ साथ या जो गोश्त वगैरह, मीट वगैरह वो ऑफर करता था डॉग को, तो उनके साथ एक और चीज इजाफी एसोसिएट कर ली कि फूड साइटिंग प्लस बेल रिंगिंग, घंटी भी बजाता था और फूड भी दिखाता था। जो ही वो फूड और घंटी बजना शुरू हो जाती थी एक साथ, सो डॉग के मुंह से फिर सेलिब्रेशन शुरू हो जाती थी।
इस बिल की चूंकि यहाँ पे कोई अहमियत नहीं थी क्योंकि फूड इसके साथ था, तो इस बिल को उन्होंने कहा इट्स अ न्यूट्रल स्टिमुलस, इसका कोई किरदार ही नहीं है इस सेलिब्रेशन में। असल में जो डॉग के मुंह से सेलिब्रेशन निकलता था वो फूड की साइड के साथ ही निकलता था, लेकिन इट वाज एसोसिएटेड या हैबिट फॉर्मेशन के लिए उन्होंने बिल को भी साथ शामिल कर दिया। और जो सेलिब्रेशन था सो इट वाज कॉल्ड कंडीशनल रिस्पॉन्सेस, क्योंकि इसके साथ एक और चीज को भी एसोसिएट किया गया, इट वाज द बिल। अब कुछ वक्त के बाद बिल या घंटी बजा, सिर्फ घंटी बजाता था वो, पावलोव फूड वो नहीं दिखाता था, और जो डॉग था तो उसके मुंह से सेलिब्रेशन शुरू हो जाती थी। यानी फूड अभी उनके पास नहीं है, सिर्फ रिंगिंग ऑफ द बिल है, और रिंगिंग ऑफ द बिल के साथ ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाती थी, क्योंकि फूड अवेलेबल नहीं था, फूड की साइड बिल्कुल नहीं थी। इस बिल को कहा गया अनकंडीशनल स्टिमुलस, CISP को कहते हैं, और सेलिब्रेशन इज कॉल्ड कंडीशनल रिस्पॉन्सेस। Now, what is the message behind this one? He says that if we develop some habits or if we provide some incentives to the students in the beginning, then later on, even if those incentives aren't present over there, but still they will respond like that. Repeating. यानी पहले तो फूड प्रोवाइड करता था, फूड के साथ वो सेलिब्रेशन शुरू हो जाती थी, रिस्पॉन्स आ जाता था। फिर को जो है फूड के साथ बिल्कुल एसोसिएट किया गया, कोई इंसेंटिव्स वगैरह रखे गए, फिर वो कंडीशनल रिस्पांस वही सेलिब्रेशन शुरू हो जाती थी। एक स्टेज आ गया कि सिर्फ रिंगिंग ऑफ द बिल और रिंगिंग ऑफ द बिल के साथ सेलिब्रेशन शुरू हो जाती थी। यहाँ से जो लर्निंग के लिए थ्योरी अखज़ की गई वो ये थी कि आप बच्चों के लिए इंसेंटिव्स रखा करें, स्टिमुलस रखा करें, सो स्टिमुलस के बेस पर बच्चे फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। सो बाज़ों का वो स्टिमुलस अगर एग्जिस्ट ना भी करे, यानी आप बच्चे को जब भी वो पास हो जाए तो उनको कुछ इनाम वगैरह दिया करें। अब इनाम आप देते हैं तो बच्चा मोटिवेटेड है क्योंकि स्टिमुलस उनके लिए इनाम है, और उसके बेस पर वो रिस्पॉन्ड करता है, तैयारी करता है। एक स्टेज ऐसा आएगा कि अगर वो काम नहीं, सॉरी, आप इनाम ना भी दें, लेकिन उनके जहनों में ये होगा कि इनाम मिलेगा, सो इट विल वर्क फॉर big time also, even if the prize or the incentives aren't provided then. इसके बिल्कुल उलट, not against बल्कि बिल्कुल उलट जो BF स्किनर साहब ने तजुर्बात किए, and that is called operant conditioning. इन्होंने भी माउस पर और जस्ट लाइक थॉर्नडाइक और कैट्स वगैरह पर एक्सपेरिमेंट्स किए, और इन्होंने एक बॉक्स जिसको स्किनर बॉक्स भी कहते हैं, स्किनर बॉक्स के अंदर एक सिंपल बॉक्स था और उसके अंदर एक लीवर लगा दिया। जब माउस इधर उधर घूमते फिरते लीवर को टच कर देता था तो टीचर उसको टच करने के बाद ऊपर से खाने पीने के लिए कोई चीज गिर जाती थी जो इनके लिए एक्सेसिबल होती थी, जिसको वो खा लेता था। So he said that there should be response first and then stimulus. रिस्पांस क्या था? लीवर को क्लिक करना, लीवर को जो वो क्लिक करेगा उसके बाद उसको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। Now what's the difference between this classical conditioning and operant conditioning? Classical conditioning में आपके पास स्टिमुलस फर्स्ट है एंड देन रिस्पांस, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पांस फर्स्ट है और स्टिमुलस बाद में है। दोबारा से मैं बता दूं, जो फ्रेडरिक BF स्किनर साहब थे, इन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया, उसके अंदर एक लीवर रखा, इस पजल बॉक्स के अंदर, या स्किनर बॉक्स भी इसको कहते हैं, स्किनर बॉक्स के अंदर उन्होंने माउस को रखा। माउस घूमते फिरते, जब अनइंटेंशनल इनको पता भी नहीं होता था, लीवर को जो ही क्लिक करते थे, जो क्लिक जो ही दबा देता था, सो दरवाजा खुल के नीचे खाने की कोई चीज गिर जाती थी, उसको खा लेता था। मतलब ये कि एक्शन वो पहले करता था, लीवर को दबाता था या रिस्पांस पहले करता था, और उसके बाद वो स्टिमुलस उनको पास आ जाती थी, वो प्राइज उनके पास आ जाती थी। इस तरह एक्शंस पहले करता था, रिवार्ड आ जाती थी, परफॉर्मेंस पहले करता था और इंसेंटिव्स बाद में आ जाती थी। जबकि यहाँ पर स्टिमुलस पहले है और रिस्पांस बाद में है, जो सेलिब्रेशन है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस फर्स्ट, रिस्पांस देन, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है
वहां पर रिस्पॉन्स फर्स्ट एंड स्टिमुलस देन। और उन्होंने फिर दो मुख्तलिफ रीइंफोर्समेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप अगर कोई हैबिट फॉर्मेशन करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर कोई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड द अदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि जो भी चीज उनके लिए अच्छी हो, जो कि लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाती हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा आप ऐड करते जाएं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि अगर बच्चा कोई चीज सीख रहा है और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उनके पढ़ने में या लर्निंग प्रोसेस में रुकावट डाल रही है, तो उस रुकावट को जो है, उस रुकावट को आप को मिनिमाइज कर ले या खत्म कर ले, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को आप कभी भी ये ना लें कि वो चीजें, यानी ऐसी चीजें जो नेगेटिव हो तो वो हम डाल दें, नो नो। दोबारा से मैं बता दूं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मींस कि जो चीजें उनके लर्निंग प्रोसेस में, बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में हेल्पफुल होती है, तो उनकी तादाद हम बढ़ा दें। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि जो चीजें उनके लर्निंग प्रोसेस में रुकावट बन रही हो, तो उन रुकावटों को हम कम कर दें। Now, there is a difference between negative reinforcement and punishment. Punishment और यहाँ से आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मींस कि जो चीजें उनके सामने रुकावट आ रही हैं उनके लर्निंग प्रोसेस में, तो उन रुकावटों को आप खत्म कर दे, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट ये है कि आप कोई आदत छुड़वाने के लिए, आप कोई आदत छुड़वाने के लिए कोई फिजिकल या अदर जो उनको चीजें मिली हुई हो तो उनसे आप उनको महरूम कर दे, दैट इज कॉल्ड द पनिशमेंट। किसी चीज से महरूम करना, दैट इज द पनिशमेंट। अगर सिर्फ फिजिकल पनिशमेंट को आप जहन में ना रखें, यानी आप कोई रिवार्ड देते थे, वो रिवार्ड ना दे, बच्चों को कोई इनाम वगैरह देते थे, वो इनाम ना दे, तो इट इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो होगी कि बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में जो रुकावटें पैदा हो रही थी, तो उन रुकावटों को आप खत्म कर ले, दैट विल बी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसकी एक सिंपल मिसाल उन्होंने तजुर्बा भी किया, जो स्केलर साहब थे, और उन्होंने उसी पजल बॉक्स के अंदर बीच में कुछ ऐसे एरिया भी छोड़ा जहां पर से गुजरकर रेड को करंट लगते थे, शॉक्स लगते थे। तो कुछ वक्त के बाद उन्होंने देखा कि वहां से बच्चा जो रेड है वो जल्दी से गुजर जाता था और फौरन से क्लिक करता था लीवर को, ताकि जल्द से जल्द ये जो करंट वगैरह है ये खत्म हो जाए। So I think now it's clear to you people what is positive reinforcement and negative reinforcement, and what's the main difference between classical and operant conditioning. इनके बाद देखते हैं अब एक और थ्योरी को, जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं। इट वाज बिहेवियरल थ्योरी, जहां पर स्टिमुलस और रिस्पांस की बात हो गई। जो कॉग्निटिव थ्योरी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ब्लूम का जो कॉग्निटिव डोमेन था, जिनका मेन फोकस जो था वो लर्निंग प्रोसेस में था, कि व्हाट वी, अगर से ब्लूम के डोमेन में हमने देखा कि व्हाट वी लर्न फर्स्ट देन but it will tell us that how children learn and what can we learn at different stages. So cognitive theories are focusing on the learning process or the knowledge or the intelligence of the students or the people. It is also very much important, and I need your attention to understand this schema, simulation, accommodation and equilibrium also. जो cognitive development theory है, इसमें सबसे जो important है पियाजे की theory है, जो cognitive development के मुतालिक है। According to him, there are schemas in minds of the people. Schemas कहते हैं कि आपके किसी भी चीज के लिए जो मेंटेलिटी बनी हुई है, जो भी परसेप्शन आपकी बनी हुई है, जो भी आइडिया आपका बना हुआ है, जो भी फिलॉसफी आपकी बनी हुई है, जो भी माइंडसेट आपका बना हुआ है पहले से, उसको कहते हैं स्कीमास। असल में स्कीमास आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी किसी भी इंसान के मुतालिक आप राय कायम करते हो कि ही इज अ गुड पर्सन, तो एक लफ्ज नहीं कि गुड पर्सन, असल में बहुत सी चीजें हैं जिनको इकट्ठा करके आपने कंक्लूड कर कि ही इज अ गुड पर्सन। और ही इज अ बैड पर्सन, तो आपने बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, ही इज अ बैड पर्सन। इसी तरह से किसी थ्योरी को समझने के लिए बहुत से छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या लर्निंग ब्लॉक्स होते हैं। इनको इकट्ठा करके आप कोई कंसेप्ट किसी थ्योरी के मुताबिक बना देते हो, किसी राइटर के मुताबिक या किसी स्टोरी के मुताबिक बना देते हो। दे आर कॉल्ड द स्कीमास। सो आप ऑलरेडी जो सीख चुके हैं और ऑलरेडी जो माइंडसेट बना चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द स्कीमास।
अब schemas is part of the different building blocks. अब जब नई कोई चीज सीखते हैं हम, नई जब कोई भी चीज सीखते हैं, नई कोई भी कंसेप्ट सीखते हैं, नया कोई भी फलसफा सीखते हैं, नई कोई भी बात किसी इंसान के मुतालिक सुनते हैं, it must be assimilate. What is assimilation? Assimilation is कि हमारा जो भी माइंडसेट पहले से बना हुआ था, हमारा माइंडसेट पहले से जो भी बना हुआ था, हमने पहले जो भी लर्निंग की थी, हम अब टेली करते हैं उस नई इंफॉर्मेशन को, नई नॉलेज को, नई फिलॉसफी को, नए आइडियाज को उनके साथ. So the first stage is assimilation. Then जब हम टेली करते हैं, हम मुवाजना करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं पुराने आइडियाज को नए आइडियाज के साथ, पुरानी सिचुएशन को नए सिचुएशन के साथ, पुरानी फिलॉसफी को नई फिलॉसफी के साथ. So this process is called assimilation. Then कुछ वक्त के बाद जब हम ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो एक स्टेज आ जाती है कि हम अकोमोडेट करना शुरू कर देते हैं. Now what is accommodation? Accommodation means adjustment or modification or adaptation. यानी आपका एक तैयार माइंडसेट था, तैयार फिलॉसफी थी, तैयार अंडरस्टैंडिंग थी किसी चीज के मुतालिक, तो वो जो रेडीमेड आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी चीज के मुतालिक डेवलप हुई थी, दैट वाज द स्कीमास. अब नई सिचुएशन आ गई, नया टॉपिक आ गया, नया फलसफा आ गया और आप उनको अब टेली कर रहे हैं. इट इज द असिमिलेशन. फिर कुछ वक्त के बाद आप देखते हैं कि अच्छा मेरी तो अंडरस्टैंडिंग इस चीज के मुतालिक ये थी और ये बंदा मुझे ये कह रहा है. सो आप एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन और नई लर्निंग शुरू कर लेते हैं. दिस न्यू लर्निंग, दिस एडेप्टेशन, दिस एडजस्टमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एकोमोडेशन. फिर जब आप दूसरे बंदे की सुनते हैं और नई एडजस्टमेंट करते हैं, नई एडेप्टेशन करते हैं, नई लर्निंग करते हैं, तो फिर एक स्टेज आती है कि आप एक नई स्कीमा बना लेते हैं, एक नया परसेप्शन बना लेते हैं. एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. अब एक मिसाल को देखते हैं कि किस तरह से एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम. आपको किसी बंदे ने बताया था किसी इलाके के मुतालिक या किसी लोगों के मुतालिक या किसी इंसान के मुतालिक, चलो इलाके से शुरू कर लेते हैं. किसी इलाके के मुतालिक बताया था, बल्कि आपकी 2-3 लोगों से मुलाकात हुई थी, तो आपका माइंडसेट बना था उस इलाके के मुतालिक कि यहाँ पर सारे के सारे लोग बड़े सोशल हैं. परसेप्शन क्या बनी? इस इलाके के लोग सोशल हैं, तो ये आपकी स्कीमा बन गई एडवांस में. अब आप जब उस इलाके में गए, विजिट किया, लोगों से मिले, तो आपके माइंड में ऑलरेडी जो बातें थी तो अब वो टेली कर रहे कि मैंने तो सुना था कि बड़े सोशल लोग हैं, बड़े एजुकेटेड लोग हैं, बड़े लिबरल माइंडेड लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, वगैरह वगैरह. अब आप टेली कर रहे हैं उन इंफॉर्मेशन को इनके साथ. जब आप टेली कर रहे हैं न्यू ऑब्जर्वेशन को इनके साथ, सो एट दैट टाइम यू आर एसिमिलेटिंग. फिर कुछ वक्त के बाद जब आप ज्यादा लोगों के साथ मिल जोल लेते हैं, तो आप फिर सोचते हैं कि नहीं, वो फला बात जो मुझे कही गई थी वो तो इस तरह हकीकत नहीं थी. इसमें तो यानी ठीक है, दीज पीपल आर वेरी सोशल बट दे आर नॉट दैट मच लिबरल माइंडेड, दे आर बिट कंजर्वेटिव माइंडेड. आपने ऑब्जर्वेशन कर ली. अब आप अपने स्कीमास को चेंज कर रहे हैं, एडेप्टेशन कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. सो दैट पीरियड इज कॉल्ड एकोमोडेशन. फिर एक स्टेज आ जाती है कि आप एक नया माइंडसेट बना लेते हैं उन लोगों के मुतालिक, एंड दैट इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. इसी तरह से आपने कोई फिलॉसफी पढ़ी थी और आप बिल्कुल क्लियर थे कि बस यही ठीक है, लेकिन आपने जो किसी दूसरे बंदे की इंटरप्रिटेशन देखी, फिर वो आप टेली कर रहे थे कि अच्छा मैंने तो ये पढ़ा था, यहाँ पे तो ये लिखा है, मैंने तो ये पढ़ा था, यहाँ पे ये लिखा है. फिर फौरन से अपने माइंड को चेंज करना शुरू करें कि नहीं, वो फिलॉसफी जो मैंने पढ़ी थी उसमें फला फला करेक्शन की गुंजाइश है. फिर अपने माइंड को करेक्ट कर लेते हैं और एक नई स्कीमा बना लेते हैं. दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेज. सो remember, there are building blocks on the basis of which we tally, then we adjust, and then at stage come, then we make another mindset. Social sciences में हमेशा डायनेमिक रहें, स्टैटिक ना रहें. जब स्टैटिक रहेंगे तो फिर आप में अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम नहीं आएगी, वही माइंडसेट आपका होगा. नो, डायनेमिक रहें. डायनेमिक मतलब कि अपने आप को चेंज करते रहें. जब चेंज करते रहेंगे तो आप असिमिलेट भी करेंगे, अकोमोडेट भी करेंगे और नई नई चीजें भी सीखेंगे. अब देखते हैं पियाजे की जो थ्योरी है, इसके जो डिफरेंट डेवलपमेंटल जो मेन आइडियाज हैं वो क्या कहते हैं. रिवोल्यूशनरी आइडियाज इनके जस्ट 3 हैं. नंबर 1 इज, बल्कि जो मेन आइडिया है वो है कि चाइल्ड इज अ साइंटिस्ट. हर बच्चा साइंटिस्ट है.
और साइंटिस्ट के तौर पर उसको देखना चाहिए। क्योंकि वो कहता है कि हर बच्चा अपने तौर पर तजुर्बात करता है किसी चीज को सीखने के लिए। नंबर 1, हर बंदा अपने एंगल से, अपने पर्सपेक्टिव से चीजों पर तजुर्बात करता है, नंबर 1, और इसी के बेस पर उनका माइंडसेट या नॉलेज डेवलप होती है। नंबर 2 कि अगर टीचर या एडल्ट्स लाख उनको समझाएं लेकिन वो अपने ही तरीके से चीजों को करना चाहता है, यहाँ पर है अपनी नॉलेज को डेवलप करना, यहाँ पर अपने तरीके को डेवलप करना। यानी टीचर लाख गाइड कर ले किस तरह से पेंसिल को पकड़े, लाख गाइड कर इस तरह से हाशिए लगाए, लेकिन ही डज थिंग्स हिज ओन वे। और थर्ड वन इज कि आप लाख उनको मोटिवेट कर ले एक्सटर्नली, दे विल नॉट बी मोटिवेटेड unless and until they are intrinsically motivated. Intrinsic और extrinsic motivation कहते हैं internally motivated और externally motivated। यानी बच्चे externally इतने ज्यादा motivate नहीं होते जितना internally वो motivate होते हैं। So if you remember, जो हमने टेलिस की स्टडी पढ़ी थी, हमने स्टडी पढ़ी थी, so दूसरे नंबर पर जो फाइंडिंग्स थी वो यही बात थी कि intrinsic motivation, whether children are motivated for their thing or not, that was। और इफ यू रिमेंबर कॉग्निटिव एक्टिवेशन का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल हुआ था कि उनको एक्टिवेट करें और वो खुद से कुछ करना चाहे, दैट विल बी बेटर देन। नाउ फ्रॉम हियर चाइल्ड एसेंटिस मींस कि बच्चा अपने तरफ पर तजुर्बात करता है, अपने तरीके से सीखता है, अपनी सोच रखते हैं और दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। अब जो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उनको देख लेते हैं। नंबर 1 है सेंसरी मोटर स्टेज, जो एज से लेकर बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक है। यहाँ पर सिर्फ सेंसरी मोटर्स, सेंसरी सेंसेस का इस्तेमाल करना, एंड दीज आर द 5 सेंसेस, स्मेल, टेस्ट, साइट, टच, हियरिंग। और मोटर मूवमेंट को कहते हैं। मोटर जिस तरह साइको मोटर था, सो वहां पर हमने देखा कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, उनका ज़हन के साथ, माइंड के साथ रिलेशनशिप या कोऑर्डिनेशन। तो सेंसरी मोटर के यहाँ पर बच्चा जो है सिर्फ अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है, वो स्मेल है, टेस्ट है, साइट है, टच है और हियरिंग है, अप टू 2 इयर्स। यानी किसी चीज को छू लेता है तो हाथ हटा देता है, किसी चीज को चख देता है तो या चीखना शुरू कर या खुश हो जाता है, किसी चीज को देखकर हंसना शुरू कर देता है, वगैरह वगैरह। किसी आवाज को देखकर वो परेशान हो जाते हैं, बाजू की आवाज को सुनकर जो है वो खुश हो जाता है। प्री ऑपरेशन स्टेज इज स्टेज नंबर 2, और यहाँ पर कंसेप्ट शुरू हो जाता है A = B। A = B से मुराद ये है, आप बच्चों को अगर खिलौना वगैरह देते हैं, आप कहते हैं ये हॉर्स है, तो अगरचे वो हॉर्स नहीं होता लेकिन वो हॉर्स है। इस तरह से आप कोई भी उनको बच्चियां जो है खिलौने, तो गुड़िया के खेल वगैरह खेलती हैं, तो गुड़िया की हकीकत में शादी नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि A = B। A = B कंसेप्ट इस स्टेज पे शुरू हो जाता है कि अगर कोई चीज ना भी हो, रियल ऑब्जेक्ट ना भी हो, लेकिन वो इमेजिन कर लेते हैं कि चलो दिस इज दिस थिंग, इट इज कॉल्ड A = B। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्री ऑपरेशन स्टेजेस, क्या प्रॉपर ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। प्रॉपर ऑपरेशन से पहले, प्रॉपर ऑपरेशन से मुराद है कि खुलकर अपने तरफ से चीजों को करना शुरू कर ले, नो, इट इज प्री ऑपरेशन, यानी अभी शुरू नहीं किया। दो चीजें होती हैं, एक इगोसेंट्रिज्म होती है एक स्टेज पे, और एक सेंट्रेशन होती है। इगोसेंट्रिज्म कहते हैं कि इस स्टेज पर बच्चा, 2 से 7 साल का बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने मुतालिक सोचता है, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के मुतालिक सोचता है, सिर्फ अपनी खुशी के मुतालिक सोचता है, बस दूसरी दुनिया की उसको कोई फिक्र नहीं होती। सेंट्रेशन कहते हैं कि एट दिस टाइम ही कैन फोकस ऑन ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज पे फोकस करता है। उनको कोई चीज चाहिए तो आप उनको लाख बातों में उलझाए, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर कहते हैं वो मेरी चीज। आप लाख उनको कोई स्टोरी वगैरह सुनाए, लाख उनको कार्टून वगैरह दिखाए, लेकिन वो भूलते नहीं है, क्योंकि दे आर फोकसिंग जस्ट ऑन वन थिंग एट दैट टाइम। फॉर द टाइम बीइंग आप डाइवर्ट कर सकते हैं अटेंशन को, लेकिन फौरन से फिर वो उस पर फोकस कर लेते हैं। सो देयर आर 2 थिंग्स, वन इज इगोसेंट्रिज्म, thinking just about himself, और दूसरी the second one is centration, कि वो सिर्फ एक चीज के मुताबिक सोचते हैं इस स्टेज पर। The third one is concrete operation stage, जो 7 साल से लेकर 11 years तक है, और यहाँ पर बच्चा बिलीव करता है in concrete objects। यहाँ पर आप ख्याली दुनिया नहीं बना सकते, उनको हर एक चीज के लिए प्रूफ चाहिए, सॉलिड प्रूफ चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट्स चाहिए। अगर रियल ऑब्जेक्ट्स को देख ले, दे आर सेटिस्फाइड, अगर रियल ऑब्जेक्ट्स को ना देखे तो बार बार बच्चे सवाल करते हैं। हर एक चीज के लिए वो प्रूफ चाहते हैं, वो रियल चीजों को चाहते हैं, मॉडल्स पे इतने सेटिस्फाई नहीं होते। The fourth one is a formal operation stage, and it is from 12 up to
as long as he lives. और यहाँ पर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स पर बिलीव करना शुरू कर, जो फिलॉसफी है, जो रिलीजन है, जो आइडियाज वगैरह है, उन पर बिलीव करना और उनको समझना शुरू कर लेता है। 12 साल से छोटे बच्चों को आप लाख फलसफे वगैरह पढ़ाए, उनको समझ ही नहीं आती, क्योंकि they believe in concrete objects only, and they are thinking about themselves only, and they are thinking about one thing only. They cannot compare things. और इस तरह से वो जो आइडियाज होते हैं, कंसेप्ट्स वगैरह होते हैं, फिलॉसफी वगैरह होते हैं, they cannot focus on them. So formal operation stage में वो abstract things पर बिलीव करना शुरू कर लेते हैं। आप परियों की बातें करें, आप जन्नत दोज़ख की बात करें, they start believing in them. अब social cultural theory क्या है? It was presented by Vygotsky, और Vygotsky की theory जो है, इसको social learning theory कहते हैं। There are three things: one is ZPD, one is scaffolding, and one is social learning. ZPD stands for zone of proximal development. Proximal कहते हैं maximum development, यानी हर बच्चे की मैक्सिमम किसी चीज को पिक करने की एबिलिटी को ZPD कहते हैं। कोई बच्चा 50% उसके बेचारे की होगी कैपेसिटी, किसी की 80% होती है, किसी ने की 90% होती है किसी चीज को पिक करना। ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी चीज को भी पिक करना, दैट इज कॉल्ड ZPD। लेकिन ZPD तक पहुंचने के लिए he needs support. किस चीज की सपोर्ट? स्कैफोल्डिंग के। स्कैफोल्ड आप लोगों ने लफ्ज़ सुना होगा, जो हम दीवार वगैरह, जो मेसन वगैरह बनाते हैं, तो अपने लिए वो स्कैफोल्ड बना लेते हैं, सपोर्ट बना लेते हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर वो दीवार वगैरह बनाता है। So he needs the support of someone who will help him to achieve the ZPD. यानी अगर बच्चे के अंदर जितनी भी कैपेसिटी हो, अगर उसके पास गाइड ना हो, एक लर्न पर्सन ना हो, he will never be able to reach to that you can say maximum capacity or maximum mental level of him. इस तरह सोशल लर्निंग के बच्चे जो हैं उनके लिए एनवायरनमेंट पैदा करके और उनको इन्वॉल्व करके हम इस ZPD तक पहुंच सकते हैं। Now look at this next page and it will make it clear to you what is meant by this ZPD. So zone of proximal development, ZPD, किसी भी बच्चे की मैक्सिमम कैपेसिटी किसी भी चीज को पिक करने को कहते हैं ZPD। लेकिन ZPD के लिए एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो MKO हो, जो मोर नॉलेजेबल अदर्स हो। यानी किसी बच्चे की अगर कैपेसिटी 80% है तो वो खुद ब खुद 80% तक नहीं पहुंच सकता, उसको किसी बंदे की सपोर्ट चाहिए जो ज्यादा इल्म रखता हो इस फील्ड के मुतालिक। आप लोगों ने मुख्तलिफ प्रोफेशंस के बंदे देखे होंगे और उनके कोचेस होते, कोच, तो वो कोच इतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना कि वो खिलाड़ी खुद होता है, लेकिन ही नोज द ट्रिक्स। जो ट्रेनर है, जो कोच है, he knows the tricks how to achieve that maximum potential. इस तरह a teacher may not be a doctor by himself. A teacher may not be an engineer by himself. A teacher may not be a successful lawyer by himself. लेकिन he knows how to make lawyers. He knows how to make doctors. He knows how to make engineers, etc. Because he has more knowledge about how to reach to that maximum potential of the individuals. So ZPD is now clear to you, I think. It means that the maximum potential in a man, in a child, but which he cannot get without help or support of a more knowledgeable other, that is the teacher or the society. और scaffolding कैसे कहते हैं? Scaffolding के the teacher shouldn't spoon feed, के वो तैयार लुकमा, तैयार चीजें उनको बना कर दे बच्चे को, तो कभी भी वो ZPD तक नहीं पहुंच सकता। नो, द टीचर और सोसाइटी शुड स्कैफोल्ड इन द सेंस कि उनको सिर्फ सपोर्ट करे और इनको इंडिपेंडेंटली चीजों को लर्न करने दे, बजाय इसके कि आप तैयार चीजें बच्चे को देंगे तो कभी बच्चा अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकेगा, बल्कि जस्ट सहारा दे जहां पर उनको जरूरत पड़े, जहां पर उनको कोई चीज समझ ना आ जाए तो वहां पर उनको समझा दें, डिफरेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन में उनको डालें, लेकिन अगर जरूरत ना हो तो अनड्यू उनको सपोर्ट ना दें, मेक हिम एन इंडिपेंडेंट लर्नर,
اور جہاں پر ریکوائرڈ ہو you have to provide him the learning material or the learning help.